नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरसिया। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं निदा अहमद जी, जिनका नाम तो आपको खुद भी पता होगा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी संभल 33 से हैं। तो निदा जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आपकी जो एंकरिंग की लाइफ थी, वो करियर था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो आप एकदम से कैसे आप इस राजनीतिक में आ गई? ये बात तो मैं सब लोग, कई लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, और ये मेरा जो फैसला मैंने लिया जब राजनीति में आने का, तो सबके लिए एक शॉकिंग था ये। बिल्कुल बिल्कुल कि ये ऐसा आप क्यों कर रही हैं। लेकिन इसका जवाब ये है कि वहाँ जो ज़िंदगी मैं जी रही थी, वहाँ जो नाम दौलत शोहरत सब कमा रही थी, वो मेरी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तो काफ़ी था, लेकिन वो ज़िंदगी सिर्फ मैं अपने लिए जी रही थी। जब मुझे ये मौका आया कि मैं दूसरे लोगों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ और अपने इलाके का मैं विकास कर सकती हूँ या अपने इलाकों के लिए यहाँ की तस्वीर बेहतर बना सकती हूँ, तो अपना सब कुछ छोड़ने में मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई। क्योंकि ये बात मैं और भी लोगों से कह रही हूँ, आपसे भी कहूँगी कि जब भी कभी मौका मिले कि आप किसी के काम आ सकते हैं, जब भी कभी मौका मिले कि आप किसी की खिदमत बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपने पहले सोचा था या जैसे ही चुनाव आए या आपको कहीं से प्रपोजल मिला? कुछ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अच्छा। ये जो हमारी पार्टी की नारा था, ये सिर्फ ना नारा था, बल्कि इस नारे में एक भरोसा था। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए एक विश्वास था जो आगे बढ़ना चाहती हैं, समाज में बहुत कुछ करना चाहती हैं। अगर कोई पार्टी लड़कियों को अपनी हार या जीत की बिना परवाह के कि हमारे क्या नतीजे होंगे, हमारे फेवर में होंगे या नहीं होंगे, अगर कोई पार्टी पहले से ही महिलाओं को हिस्सेदारी अपनी पार्टी में दे रही है, 40% टिकट का जब बंटवारा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कहा, इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया अपनी तरफ कि तमाम पार्टियां आती हैं, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि महिलाओं के साथ क्या होता है। आप खुद एक लड़की हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं कि जो भी पार्टियां आती हैं, जो भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बातें कहती हैं, वो सब ये होता है कि जीत गए तो ऐसा करेंगे, जीत गए तो वैसा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने जीतने से पहले ही महिलाओं की हिस्सेदारी तय कर दी। तो अभी जिस तरीके से आपको बहुत ही कम समय हुआ है इस राजनीतिक मुद्दे पर उतरे हुए, तो क्या लग रहा है कि जो संभल की जनता है, आपको उनका कितना प्यार मिल सकता है? उनका प्यार मुझे इतना मिल रहा है कि अगर आप आज की रात की जगह अगर आप कल रात मेरे साथ होती तो आप देख पाती, क्योंकि मैं अपने मैके की तरफ थी, दीपस राय उस मोहल्ले का नाम है। दूर दूर तक, जहाँ तक भी नज़र जा रही थी, दूर दूर तक, और ये दूर दूर तक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई किलोमीटर का फासला था इस दूर में, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही थी, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ निदा अहमद नज़र आ रही थी। तो लोगों के प्यार का अंदाज़ा उनका हुजूम करा रहा था, लोगों के प्यार का अंदाज़ा वो भीड़ करा रही थी, और लोगों के प्यार का अंदाज़ा इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम भीड़, ये प्यार, ये सपोर्ट और ये लोगों का लगाव जो दिन ब दिन मेरे साथ बढ़ता चला जा रहा है, जब 14 फरवरी को वोट बैंक में भी तब्दील होगा। अच्छा, अभी बात करते हैं, आज जैसे कि ओवैसी जी आए, तो क्या लगता है कि संभल के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, ये बताइए। अगर ओवैसी साहब के आने से मेरे संभल की वोट बैंक पर असर पड़ता जी, तो शायद मुझे लगता है कि अभी तक जिस हैदराबाद से वो आते हैं वहाँ पर उनका असर बहुत पहले पड़ गया होता। अच्छा। अपने इलाके को वो संभाल नहीं पाते, अपने इलाके में भी जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें वो पूरी सीटों पर अपनी पार्टी को लड़ा नहीं पाते, तो वो कहीं और आकर क्या लड़ेंगे। अच्छा, जैसे कि उनकी पार्टी के लोग या जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि देखो देखो शेर आया, तो क्या आप में सच में कुछ शेर नजर आता है उनके अंदर? ये वो लोग कहते हैं सिर्फ, जो होता है कि देखिए बहुत से राजनेता ऐसे होते हैं कि चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उनमें से 2-4 लोग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पार्टी के जरिए हायर किए हुए भी वो लोग हो सकते हैं जो जिनमें उन्हें शेर दिखता है। क्योंकि शेर की बात मैं उन्हें बिल्कुल नहीं कहूँगी, वो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवैसी साहब जो है अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, लेकिन जब भी मुसलमानों पर कोई दिक्कत आती है तो ओवैसी साहब वहाँ से नदारत नजर आते हैं। CAA NRC आपको याद होगा, न जाने कितनी जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और वो वक्त ऐसा था क्योंकि मैं भी उस टाइम एंकरिंग करती थी, आपकी तरह मैं भी रिपोर्टिंग करती थी। मैंने जाके खुद लाइव देखा है उन प्रदर्शनों में कि मेरी बूढ़ी माएँ सड़कों पर बैठी थी ठंड में, बुजुर्ग महिलाएं, एक दादी की तो उम्र इतनी थी कि वो अपनी सिर्फ उम्र की वजह से ही फेमस हो गई थी उस आंदोलन में। वो बुजुर्ग महिला रात के कड़ाके की ठंड में उस आंदोलन में सड़क पर बैठी थी, 2-2 महीने के बच्चे लिए हुए औरतें सड़कों पर बैठी थी। अगर ओवैसी साहब को फिक्र होती मेरे देश के मुसलमानों की, तो ओवैसी साहब एक बार तो कम से कम अपने घर से बाहर निकल के शाहीन बाग तक का रुख कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर पूरा मुसलमान बैठा था, उनकी घर की बहनें बैठी थीं, और वहाँ पर बुजुर्ग औरतें बैठी थीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे उस आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन एक भी दिन ओवैसी साहब ने वहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा। इसके अलावा अगर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुझे मुसलमानों की फ़िक्र है,
तो क्यों ओवैसी साहब में अभी तक इतना दमखम उनकी पार्टी में नजर नहीं आता कि वो स्थानीय चुनाव तक में अपनी पार्टी के लोगों को पूरी सीटों पर अपने कैंडिडेट वो खड़ी नहीं कर पाते। मैं बस इतना ही कहूँगी जो ओवैसी साहब को चाहते हैं ओवैसी साहब से कि पहले अपना हैदराबाद तो आप संभाल लीजिए, बाद में बाकी और जगह को संभालने की बात कहिएगा। और ये हमेशा आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, ओवैसी साहब हमेशा उसी जगह पर जाकर कैंडिडेट उतारते हैं जहाँ पर उन्हें वोट बैंक बिगाड़ना होता है। अच्छा, क्योंकि वो उन्हें बी पार्टी बीजेपी की ऐसे ही नहीं कहा जाता। अच्छा, उन्हें बी पार्टी सिर्फ इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ओवैसी साहब से अपना घर तो संभलता नहीं और वो बात करते हैं पूरे राज्य को संभालने की, पूरे देश को संभालने की। तो जिस आदमी से खाली अपना हैदराबाद नहीं संभल रहा हो वो बाकी और शहर क्या संभालेगा, इसका अंदाजा जनता को है। वैसे हिजाज में आप भी सुंदर लगती हैं और आजकल मुद्दा भी हिजाब का बड़ा उतर चुका है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिजाब पहनना या ना पहनना ये मुझे मेरे संविधान ने अधिकार दिया है। जी बिल्कुल। और ये मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अगर मेरी मर्जी है कि मैं हिजाब में रहूं, जहां का आप आज जिक्र कर रही हैं जो कर्नाटक में हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्योंकि आप किसी के पहनावे पर सवाल नहीं उठा सकते। आप किसी को वो कुछ भी पहने, ये उसकी मर्जी है और ये अधिकार मेरे भारत के संविधान ने मुझे दिया है। और बाकायदा अनुच्छेद के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे संविधान में कब ये चीज़ जोड़ी गई। और अगर मुझे मेरा संविधान, मेरा भारतीय संविधान इस बात का अधिकार दे रहा है कि मैं हिजाब पहनूं तो ये मेरी मर्जी है। और अगर मेरा संविधान ही मुझे ये अधिकार दे रहा है कि मैं हिजाब ना पहनूं, ये भी मेरी मर्जी है। तो मेरे लिबास को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब आपने ओवैसी साहब का जिक्र कर रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें चुनाव प्रचार छोड़ के वहां पर जाना चाहिए था? बिल्कुल। क्योंकि हिजाब की बात थी, मुस्लिमों के रहनुमा वो बनते हैं और हमेशा ये दिखाते हैं कि मुस्लिमों की हर दुख तकलीफ में मैं साथ हूँ। नहीं लगता आपको कि उन्हें वहां जाना चाहिए था और खड़े होकर कहना चाहिए था? ये एक लाइन ही बोल देते उसके बारे में कुछ भी। तो आपको खुद जो मुसलमान जागरूक है वो समझता है कि ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी पार्टी है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अभी जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं आजकल कभी इसकी दरी उठाते हैं तो कभी उसकी दरी उठाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए मजबूर आप जैसे नेताओं ने ही किया है। क्योंकि आप मुसलमानों के रहनुमा तो बन जाते हैं और आप एक बात कह के चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन वो भुगतना पड़ता है पूरी कौम को। आप एक भाषण देते हैं और कह के निकल जाते हैं क्योंकि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आप खुद बीजेपी की बी पार्टी हैं, लेकिन भुगतना पड़ता है पूरी कौम को। क्या कभी आपने एक बात सोची है कि खुद चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, कितने जहरीले बयान वो देते हैं, खुले मंच से देते हैं और पूरी सभा के सामने देते हैं, कि आज तक कभी आपने सुना है कि बीजेपी की किसी की भी तरफ से उनके खिलाफ कोई एफआईआर कराई गई हो? क्या आपने कभी सुना है कि कभी असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की बात कही गई हो? कभी आपने सुना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की बात कही गई हो? लेकिन यही अगर आम मुसलमान का बच्चा एक लाइन सोशल मीडिया पर भी लिख दे तो उसे उठा करके अंदर बंद कर दिया जाता है। अच्छा। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अब आप मेरी इस बात से मेरा इशारा किधर है आप समझ गई होंगी। बिल्कुल। क्योंकि रखा ही इन लोगों को इस काम के लिए गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आइए, कुछ भी कहिए, क्योंकि निशाना होता है उनकी पूरी कौम। तो वो तो कह के निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन भुगतना पड़ता है पूरी कौम को, क्योंकि पूरी कौम को सब लोग फिर एक ही नज़र से देखते हैं और नफरत इस्लाम इंक्लूड कर देते हैं। इसलिए तो मैं तमाम अपने मुस्लिम भाई बहनों से भी कहना पाऊंगी कि देखिए, ना तो वो हमारे रहनुमा है, उन्होंने हमारे लिए कभी कोई काम नहीं किया है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी गरीब लड़की की शादी कराई है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी लड़की के बोझ का जिम्मा उठाया है पढ़ाई का। अगर आप मुसलमानों के इतने रहनुमा हो, अलीगढ़ की ही मैं बात करूंगी, ज़्यादा दूर नहीं जाती, न जाने कितने मुसलमान भाई ऐसे थे मेरे एएमयू के, 12 से 13 लड़कों का जिक्र मैं यहाँ पर करूंगी जिन्हें नाहक उठा करके अंदर जेल में बंद कर दिया गया। उनके ऊपर कई एफआईआर लगाए गए, उनके ऊपर कई मुकदमे ठोके गए और अफसोस उस दिन हुआ जब ठीक 3.5 साल बाद वो मेरे 12 के 12 मुस्लिम भाई बेगुनाह साबित हुए। लेकिन कभी ओवैसी साहब ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कभी ओवैसी साहब अलीगढ़ नहीं गए और उन्होंने जाके थाने में पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे इन मुसलमान भाइयों का कसूर क्या था। अच्छा। तो जब वो कभी मुसलमानों के साथ खड़े होते नहीं, उनके परेशानी में साथ देते नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा है? अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकना जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना जानते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा वो मुसलमानों के कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं आपके सियासी जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के। तो जैसा कि आप भी हैं कांग्रेस से, इकबाल महमूद भी हैं, हसनैन शकील भी हैं, तो अगर बात करें इकबाल महमूद की, तो 1992 से अब तक मतलब 30 साल हो गए हैं उन्हें विधायक बने हुए, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? मुझे आप इस बात का जवाब दें। इसका जवाब तो जगह जगह जाकर इकबाल साहब खुद दे रहे हैं। बताइए। क्योंकि इकबाल साहब के आदमी जा रहे हैं, मेरे लोगों को धमका रहे हैं। आज ही की मैं आपको बात बताऊं और नाम लेकर बताऊंगी उस जगह का। सिरसी में वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर किसी ने निदा अहमद का बस्ता लिया तो उसे हम देख लेंगे।
अब आप समझ रहे हो कि उन्होंने कितना विकास किया है, क्योंकि अगर विकास किया होता इकबाल साहब आपने, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती निदा अहमद का रास्ता रोकने की। अगर आपने इकबाल साहब विकास किया होता तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती निदा अहमद के लोगों को धमकाने की। इकबाल साहब अगर आपने विकास किया होता तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों के दिल में डर बैठाने की। तो मत भूलिए, आप अपने आप को खुदा मत समझिए, खुदा सिर्फ एक है जो देख रहा है आपको भी और मुझे भी। आपकी नीयत भी उसे पता है, मेरे भी नीयत उसे पता है। तो आप ये मत समझना कि अगर आप लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। आपने अगर विकास किया है तो डर किस बात का है? आपने अगर यहाँ के लोगों के लिए काम किया है तो इतनी बेचैनी किस बात की है? अगर आप आज तक यहाँ के लोगों के काम आए हो तो इतनी घबराहट किस बात की है? आप कहते हो कि निदा अहमद का कोई वजूद नहीं है, तो इकबाल साहब सुन लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए कि अगर निदा अहमद का वजूद नहीं होता तो आज आपकी ज़बान पर निदा अहमद का नाम नहीं होता। अगर निदा अहमद का वजूद नहीं होता तो आज आप जगह जगह जाकर आप और आपके आदमी मेरे लोगों को धमका नहीं रहे होते। अगर आज आप निदा अहमद का वजूद नहीं होता तो आप लोगों से ये नहीं कह रहे होते कि निदा अहमद का बस्ता अगर किसी ने लिया तो हम देख लेंगे। मत भूलिए आप कि आप खुदा नहीं है, खुदाई में दावा मत कीजिए। एक दिन नहीं लगता अल्लाह को इलेक्शन पलटने में, और एक दिन नहीं लगता उसको दिल और दिमाग बदलने में। तो आप लाख लोग कोशिश कर लीजिए, मैं डरूंगी नहीं, ना आपसे, ना आपके गुंडे लोगों से, ना आपकी जो गैर ज़रूरी ताकतों का सहारा आप ले रहे हैं उन लोगों से। क्योंकि निदा अहमद अगर डरती, निदा अहमद अगर आपसे घबराती तो शायद आपके खिलाफ खड़ी नहीं होती। ये लड़ाई मेरी आगे तक ऐसे ही जारी रहेगी, ऐसे ही जारी रहेगी। अभी देखा जाए तो सबके अपने अपने लोग हैं, चाहे बसपा की बात कर लीजिए जो नीची कैटेगरी के लोग ले लेते हैं, समाजवादी वालों के लिए मुस्लिम पहले ही हैं, और कांग्रेस, तो मैं जानना चाहूँगी कि कांग्रेस वालों के लिए कौन इस बार सपोर्टिंग में रहेगा, जनता किसके पक्ष? कांग्रेस की यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है। जी बताइए ना। कहते दूसरे लोग हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन करते नहीं। अच्छा। मात्र एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है कि अगर कर्जा माफ करती है तो सबका करती है। अच्छा। नौकरियां भर्ती निकालती है तो सबके लिए निकालती है, और साथ खड़ी होती है तो सबके खड़ी होती है। ये अपने आप में सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि धन की राजनीति से बहुत ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी बात करती है। और इसका अंदाजा आपको हो भी गया हो कि अभी की जो सरकारें चल रही हैं, अगर ये बदल भी जाएं, लेकिन जो खाई एक नफरत की पैदा हो गई है, वो खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि आने वाले कई सालों तक लोगों के दिल से ये नफरत की और मजहब की राजनीति जो लोगों ने कर दी है, उसे हम दूर नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब जो लोगों के पास है, देखिए विकास उन्होंने किया नहीं तो विकास मुद्दा नहीं है, लोगों के काम वो आए नहीं तो काम उनका मुद्दा नहीं है, किसी के लिए कुछ काम किया नहीं तो उनके पास मुद्दा नहीं। लौट घूम फिर के लड़ाई आ जाती है जिन्ना पर, अब्बा पर, पाकिस्तान पर और हिंदू मुस्लिम पर। अरे अगर आपने काम किया है तो काम के दम पे वोट मांगिए ना। आप अगर लोगों के काम आए हो तो उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया है, क्योंकि काम बोलता है, लेकिन आपका काम बोल नहीं रहा, लिहाजा आप लौट घूम फिर कर आप सिर्फ और सिर्फ मजहब की राजनीति करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की राजनीति करते हैं, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और हथकंडा ही नहीं है। वो कहते हैं कि एयरपोर्ट भी दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी दे दिया, महिला की सुरक्षा भी दे दी और अत्याचार भी कम कर दिया। अगर ये सब कुछ दे दिया होता और कम हो गया होता, आपको लगता है कि चीख चीख के बताने की ज़रूरत पड़ती? दे दिया होता तो जनता तो के पास खुद होता ना, सब कुछ बताने की ज़रूरत थोड़ी नहीं पड़ती। बताता आदमी तब है जब उसे झूठ बोलना पड़ता है, चीखता वो तब है जब उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और चिल्ला चिल्लाकर वो अपनी दुहाई तभी देता है जब उसने कुछ ना किया हो, लेकिन सरकार की उपलब्धियां गिनाना उसकी मजबूरी हो जाता है। अगर क्या होता तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। अभी सबका अपना अपना मैनिफेस्टो रहा है, कोई 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं तो कोई लैपटॉप दे रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस में क्या नया होगा, क्या अपने मैनिफेस्टो में रख रही है? जो हमारा मैनिफेस्टो है, सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे किसानों का कर्जा है उसकी बात है कि किसानों का कर्जा जो है माफ़ किया जाएगा। कोरोना काल में न जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, तो उसमें जिसके ऊपर जो भी बिजली का बिल है हम भी आधे, क्योंकि देखिए हम जितना कर सकते हैं उतना ही कहेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि कहने से ज़्यादा करने में विश्वास कांग्रेस पार्टी रखती है। हम अभी कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली भी देंगे आपको, ये देंगे, और हम कर ना पाएँ तो वो गलत होगा। तो जितना कर पाएँ आप जनता को, आप उतने ही लोग लुभावने वादे कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने सोचा है। मैं थानों की बात करूं तो 25% थानों में तैनाती महिलाओं की होगी। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी नाइंसाफी होती है, लेकिन जब वो थाने जाती है वहाँ से उनसे बहुत गलत बिहेवियर किया जाता है। और कई बार लड़की शर्म के मारे अगर देखती है कि सामने पुरुष बैठा है वर्दी के अंदर तो वो नहीं कह पाती। लेकिन अगर उन्हीं थानों में महिलाओं की तैनाती होगी तो शायद जो लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, नाइंसाफी होती है, वो बहुत बेहतर ढंग से उनसे कह पाएंगे। आशा वर्कर की मैं बात करूँ, उनके मानदेय की बात हमारी कांग्रेस पार्टी 10,000 रुपये से कर रही है, क्योंकि उनको भी मानदेय नहीं मिल पाता, वो लोग भी परेशान रहती हैं। इसके अलावा जो लड़कियां हैं जो 12th अभी कर रही हैं, उनके लिए अगर 12th पास करती हैं तो स्मार्टफोन कांग्रेस पार्टी देगी। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करती हैं तो उनको स्कूटी देगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए हमें लड़ना है। इसके अलावा लड़कियों की एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर अलग से बजट की बात कही गई है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि युवाओं पर भी खासा जोर दिया है, क्योंकि महिलाएं और युवा ये दोनों लोग ऐसे होते हैं जो एक बेहतर समाज को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका
भूमिका अदा करते हैं। और महिलाओं के बिना तो समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, समाज तो बहुत दूर की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बहुत अच्छे से इस बार लिया है। टिकटॉक की जो हिस्सेदारी है उसमें भी 40% महिलाओं को रखा है, तो 40% युवाओं को मौका दिया है। तो वो सबको साथ लेकर चल रही है, सबके साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो दिन ब दिन मेरे साथ, आप भी जानती हैं मुझे वक्त बहुत कम मिला, लेकिन इतने कम वक्त में अगर आज जो लोग 25-25 साल से यहाँ की राजनीति में काबिज हैं, यहाँ की सीट पर काबिज हैं, अगर वो लोगों को मेरे डरा धमका रहे हैं, उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का वजूद कहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है। अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम सर्दी में गर्मी पैदा कर देंगे, तो वहीं आरएलडी के नेता कहते हैं कि सारी चर्बी उतार करके रख देंगे। अब आप फर्क देखिए, दोनों पार्टियों को बात आपने खुद ही कह दी। जी बताइए। गर्मी और चर्बी, ठीक है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम चर्बी निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम चर्बी निकालेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो ये कह रही है कि हम भर्ती निकालेंगे। तो चर्बी, गर्मी और भर्ती, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों शब्दों में कितना फर्क है। कोई गर्मी निकाल रहा है, हम क्या करेंगे उस गर्मी का? कोई चर्बी निकाल रहा है, क्या करेंगे हम उस चर्बी का? हम जाएंगे उस पार्टी के साथ जो भर्तियां निकालेगी, जो भर्ती करेगी। तो गर्मी चर्बी छोड़ दीजिए, भर्ती को चुनिए। अभी गठबंधन की सरकार आ रही है, तो वहीं अखिलेश जी कहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस क्या करेगी फिर नया, जब वो एकदम मतलब निष्पक्ष के साथ कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी गठबंधन की सरकार में? वो भी ये तो चुनाव से पहले सब कहते हैं। बीजेपी भी कह रही भाई अब की बार 400 पार, 403 कुल सीट है। जब 400 बीजेपी ले जाएगी तो अखिलेश की कहा से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो ये सब चुनाव में कहने की बातें होती है। इतनी तो सीटें भी नहीं है, अगर हर पार्टी ले जाएगी 300 से ऊपर। टैगलाइन चला है कि दिन बचे हैं शेष आएंगे अखिलेश। टैगलाइन भी है। वो सब चलाते हैं, लेकिन सबको पता है कि अब कांग्रेस पार्टी अब की बार, ये हर किसी की ज़बान पर है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर वो मचाते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होता है। तो 10 तारीख को आपका शोर देखने को मिलेगा? बेशक मिलेगा, और साथ में ऐसे ही इंटरव्यू दूंगी फिर आपको। चलिए नीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम वक्त बचे उसमें भी हमें इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।